एवरीवन, वेलकम टू आस्था एजुकेट्स। अब तक हमने अपनी सीटेट सीडीपी पीवाईक्यू सीरीज में 14 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। नाउ ये हमारा सेकंड पार्ट है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 15, इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड्स ऑफ स्टूडेंट हु आर फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टी अ टीचर शुड नॉट। अब यहाँ पे क्या बोला गया क्वेश्चन में कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लर्निंग डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, तो एक टीचर को क्या नहीं करना चाहिए। नॉट वर्ड यहाँ पे एम्फेसाइज्ड है कि क्या नहीं करना चाहिए। यूज ऑफ मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स, यूज कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोचेस, डू इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लानिंग, प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर्स फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट। जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 क्वेश्चन हैं, इनमें हमें क्या है, ये सब चीज़ें तो हमें अप्लाई करनी चाहिए अपनी क्लासरूम में। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये प्रैक्टिस हमें अपनी क्लास में अप्लाई नहीं करनी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी, लो कॉम्प्रीहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, हाइपर एक्टिविटी, इनएक्टिवनेस। तो हमारा क्रिएटिविटी का प्राइमरी फीचर क्या है, वो है हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कि अगर कोई इंसान एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस निकाल सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसकी थिंकिंग को हम कहेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग। वो एक प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशंस निकाल पा रहा है, तो ये हमारा क्या प्राइमरी फीचर होता है क्रिएटिविटी का। क्वेश्चन नंबर 17, इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम वेरियस डाइवर्स बैकग्राउंड अ टीचर शुड। मतलब क्या है यहाँ पे, हमें किस तरीके से डाइवर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को एड्रेस करना चाहिए। बाय अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डाइवर्सिटी, ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स, यूज स्टैंडर्डाइज असेसमेंट फॉर ऑल, यूज स्टेटमेंट दैट स्ट्रेंथन नेगेटिव स्टीरियोटाइप। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, एग्जाम्पल्स लेने चाहिए उनके डाइवर्स बैकग्राउंड से, ताकि सबको यहाँ पे इंक्लूसिव फील हो। हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं। हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए कि हम बातचीत ही ना करें उन डाइवर्स बैकग्राउंड्स के बारे में। हमें स्टैंडर्डाइज असेसमेंट्स भी नहीं यूज़ करने चाहिए। हम नेगेटिव स्टीरियोटाइप को भी प्रमोट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैन बी फैसिलिटेटेड बाय। अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को किस तरीके से फैसिलिटेट करेंगे, बाय फोकसिंग ऑन ड्रिल्स एंड प्रैक्टिसेस, एनकरेजिंग फिक्स्ड प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, एनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज, जनरेटिंग फियर अमंग द स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे बच्चों को एनालॉजीज का यूज़ करने के लिए। इससे क्या होगा, बच्चे मल्टीपल सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे प्रॉब्लम्स के। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी प्रमोट होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19, मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन बाय। हम मोटिवेशन पढ़ने के लिए किस तरीके से बनाए रख सकते हैं, बाय पनिशिंग द चाइल्ड, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, गिविंग वेरी इजी टास्क टू चिल्ड्रन, फोकसिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन। हम यहाँ पे क्या होगा, पनिशमेंट को प्रमोट नहीं करते, हम रोट मेमोराइजेशन को प्रमोट नहीं करते। अगर हम बच्चे की मास्टरी ओरिएंटेड गोल पे ही अपना फोकस रखेंगे, तो बच्चों में क्या धीरे धीरे वो मोटिवेशन खत्म होने लगेगा। हमें क्या करना है, बच्चों को धीरे धीरे सिंपल सिंपल टास्क देने हैं, ताकि उनका मोटिवेशन बना रहे। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20, शेम हैज़ नो रिलेशन टू कॉग्निशन। ऑप्शन 2, कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन, इज़ वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न, शुड बी जनरेटेड फ्रिक्वेंटली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो हमें क्या, शेम को हम प्रमोट नहीं करते कि हम बच्चों को शर्मिंदगी फील कराएं। ये इफेक्टिव नहीं है हमारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। इसका कोई रिलेशन नहीं है कॉग्निशन से, ये भी गलत बात है। कॉग्निशन हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, शेम हमारे क्या होगा, कॉग्निटिव हमारे कॉग्निटिव पार्ट ऑफ ब्रेन पे क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग। अब यहाँ पे क्या, इनमें से हमें बताना है कि हमारा मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मोड कौन सा है। रोट मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, इमिटेशन एंड रिपीटेशन। तो हम रोट मेमोराइजेशन को प्रमोट नहीं करते हैं। हम इमिटेशन एंड रिपीटेशन का मतलब भी क्या हो गया, नकल करके हम वही चीज़ को रिपीट कर दे रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या, इफेक्टिव मोड नहीं है टीचिंग का।
एंड ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, कि हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ का हम विश्लेषण कर रहे हैं, किसी चीज़ को हम देख के ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसका हम एनालिसिस नहीं कर रहे, तो हमारे वो भी इफेक्टिव नहीं होगा हमारे टीचिंग लर्निंग के लिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। अ टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स ऑन अ गिवन टास्क बिकॉज, अब टीचर्स को क्या है, बच्चों के जो एरर्स होते हैं कॉपीज़ में या फिर वो जो एरर्स मिस्टेक्स बनाते हैं या करते हैं, तो उनका एनालिसिस क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट, शी कैन डिसाइड द डिग्री ऑफ पनिशमेंट अकॉर्डिंगली। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शी कैन सेग्रीगेट दोज हु मेड more errors in comparison to others. Learning is solely based on correction of errors. तो हम पनिशमेंट के लिए कभी भी एरर एनालिसिस नहीं करते हैं, हम बच्चों को सेग्रीगेट भी नहीं करते हैं, ना हम बच्चों की क्या होता है, लर्निंग प्योरली एरर करेक्शन पे बेस नहीं होती। हम एरर का एनालिसिस ही इसलिए करते हैं ताकि हम बच्चों के बारे में जान सकें, उनके वीक पॉइंट्स, उनको कहाँ पे हेल्प की नीड है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। Question number 23. It is difficult for children to learn when information is presented in disconnected chunk. They are intrinsically motivated. Learning is socially contextualized. Content is represented through multiple ways. अब डिफ़िकल्टी इन लर्निंग कब होती है चिल्ड्रन में, जब क्या होगा, हमारी इन्फॉर्मेशन चंक्स में प्रोवाइड हो। अगर बच्चा इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होगा तो क्या होगा, वो बहुत अच्छे से पढ़ेगा, तो हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। जब हमारे सोशली कॉन्टेक्चुअलाइज, मतलब सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी हमारी लर्निंग होगी, तब भी ऐसा नहीं होगा। और मल्टीपल वेज में अगर लर्निंग हम प्रोवाइड करें तो बच्चों में क्या होगा, बहुत अच्छी लर्निंग कैपेबिलिटी आएगी। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन 1 होगा इसका आंसर। बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग क्या होती है, हाई अराउजल हाई फियर, लो अराउजल हाई फियर, मॉडरेट अराउजल नो फियर, नो अराउजल नो फियर। जो हमारी लर्निंग कभी भी हाई फियर में नहीं हो सकती, तो जो भी ये हाई फियर वाले ऑप्शंस हैं इन्हें हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। अब नो अराउजल नो फियर में यहाँ पे क्या होगा, जब हमारे अंदर अराउजल ही नहीं है, जब हमें पढ़ने की कोई इच्छा ही नहीं है, तो हमारी क्या होगी, लर्निंग तो हो ही नहीं सकती। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी कट जाएगा। उस हिसाब से हमारा आंसर क्या आता है, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया, एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 25. कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू of learning suggests that children dash construction of their own knowledge. अब जो कंस्ट्रक्टिविस्ट का क्या कहना है कि बच्चे क्या अपनी नॉलेज को किस तरीके से बनाते हैं, हैव नो रोल टू प्ले इन, आर सोलली डिपेंडेंट ऑन एडल्ट्स फॉर प्ले एन एक्टिव रोल, आर सोलली डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट बुक्स। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट का क्या कहना है कि बच्चे क्या एक्टिव रोल होता है बच्चों का लर्निंग प्रोसेस में, नॉलेज को कंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। Question number 26. Which of the following belief is good for learning? Ability to improve. Ability is fixed. Effort don't make any difference. Failure is uncontrollable. तो यहाँ पे हमारा बिलीफ क्या है लर्निंग के लिए, एबिलिटी जो होती है वो इम्प्रूवेबल होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 27. Conceptual understanding among students is likely to improve in the सेटिंग विच एम्फेसाइज ऑन। यहाँ पे क्या होगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कब इम्प्रूव होती है बच्चों की, कंपटीशन में, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागोजी में, फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन में, इंक्वायरी एंड डायलॉग में। तो हमारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी क्या होगी, जब हम क्या करें, बातचीत करके और डायलॉग डिलीवरी करके इंक्वायरी कर रहे हैं, तो हमारी क्या होगी, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 28. ड्यूरिंग अ टास्क Saina is talking to herself about ways she can proceed on the task according to Lev Vygotsky's idea on language and thought. This kind of private speech is a sign of, अब साइना क्या एक टास्क में अपने आप से बात कर रही है कि वो अपने आप को गाइड कर रही है कि उसे किस तरीके से टास्क परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइवेट स्पीच हो रही है। तो यहाँ पे सिमिलरली क्या होता है, पियाजे ने भी एक स्पीच दी थी जिसे बोला गया था ईगोसेंट्रिज्म। इसमें भी क्या होता है, बच्चा अपने आप से बात करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 29. इवेल्युएशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट। अब यहाँ पे क्या, इवेल्युएशन की प्रैक्टिसेस को किस पे फोकस करना चाहिए, लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट, सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स,
for ability based group, identifying students need and requirement, identification of high achievers for prize distribution. हम क्या करेंगे, लेबलिंग, कभी हम लेबल नहीं करते बच्चों को, हम सेग्रीगेशन नहीं करते हैं, हम हाई अचीवर्स को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम इवेल्युएशन नहीं करते, हम क्या करते हैं, बच्चों की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को जानने के लिए क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं. तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3. This is the last question of this video. Individual differences in development of children can be attributed to heredity only, environment only, neither heredity nor environment, interplay of heredity and environment. जो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो किससे एट्रीब्यूटेड होता है, हमारा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के दोनों के इंटरप्ले से, दोनों से मिलके हमारा क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बनता है. तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.